नमस्ते बच्चों। आज हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 4 के दूसरे सेक्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरा सेक्शन है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। आई थिंक हमें लगता है कि आप लोगों ने पिछला चैप्टर टेक्स्ट बुक से पिछला सेक्शन जो है वो टेक्स्ट बुक से पढ़ रखा है और उसमें हमने बताया था पहले सेक्शन में जो है ओवरव्यू बताया था क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने बताया था व्हाई इलेक्शन, चुनाव क्यों। तो उसका एक एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था? हरियाणा चुनाव इलेक्शन का एग्जाम्पल था, जिसमें चौधरी देवीलाल ने अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने एक न्याय युद्ध का नारा दिया था। न्याय युद्ध के नारे के बाद उन्होंने जो है वहां पे सत्ता परिवर्तन करते हैं, कांग्रेस को रिप्लेस करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था किसानों को, मजदूरों को, बिजनेसमैन का जितना भी कर्जा होगा उसको हम माफ कर देंगे। और उनकी गवर्नमेंट पहली जो एक्शन लिया उसने यही लिया था। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें चुनाव की जरूरत क्यों है। ठीक है, सबसे पहली चीज, आजकल पूरे दुनिया में एक तरह से डेमोक्रेसी की लहर है। हम ये नहीं कहते हैं कि सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मतलब जितनी भी आज वर्तमान में शासन प्रणालियां मौजूद हैं उन सभी शासन प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रणाली इस समय है डेमोक्रेसी। आज करीब 100 से प्लस कंट्रीज में ये जो है रन कर रही है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी 100 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। इस वजह से जो है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आज। अच्छा ये बताओ, रिप्रेजेंटेटिव को क्यों लाया गया? रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, अच्छा जहां इलेक्शन होता है क्या वहीं पे डेमोक्रेसी होती है या दूसरे भी जगहों पे इलेक्शन हो सकता है? तो हमने देखा है कि नॉन डेमोक्रेटिक है, गैर लोकतांत्रिक राज्य है, वहां भी इलेक्शन को क्या किया जाता है? हेल्ड किया जाता है। वहां भी इलेक्शन को हेल्ड किया जाता है, वहां भी चुनाव होते हैं। लेकिन क्या वह डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेटिक का पैमाना क्या है? डेमोक्रेटिक वास्तव में किसे कहा जाएगा? इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सीधा सीधा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पूरे दुनिया में 100 कंट्रीजों से ज्यादा में रन कर रही है और नॉन डेमोक्रेसी में भी इलेक्शन होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज, डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, क्या यह जो है संभव है? डेमोक्रेसी बिना चुनाव के क्या संभव है? ऐसा कहां तक कहना उचित है? ऑल द पीपुल सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। क्या यह संभव है कि सभी लोग एक साथ बैठे और सभी मेजर डिसीजंस को लें? यह अगर मान लो छोटा देश है, 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, 4,000 लोग हैं, छोटे कैंटन है, छोटा गांव है, वहां पे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आज भी यूपी में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनको जो है 50-50 हजार के वोटर हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं, गाजीपुर का एक गांव है गमहर, वहां पे जो चुनाव वोटर्स, वो एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है इलेक्शन के कंटेस्ट में। इस तरह से अगर हम देखें तो यह हमारे लिए संभव नहीं है। क्या यह पॉसिबल है? कहां पे पॉसिबल है? लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल है। ठीक है, अगर लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल है तो क्या उनके पास टाइम है? क्या उनके पास नॉलेज है? अच्छा ये चीज, मतलब अगर सब लोग एक साथ बैठे और सब लोग एक साथ निर्णय लें तो क्या यह संभव है? पहली चीज, अगर संभव है तो क्या है बड़े देशों में संभव? भारत, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया और जो जितने भी मेजर जो है कंट्रीज है, बड़ी कंट्रीज हैं, क्या वहां पे ये संभव है? नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्यों? इसलिए नहीं संभव है, सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। अगर सारे लोग एक साथ नहीं बैठ पाएंगे तो फिर वहां पे डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। और क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो रोज शाम को बैठ करके एक डिसीजन ले, अपने लिए कानून बनाए? क्या उनके पास इतना, सबके पास नॉलेज है? नहीं, ये भी नहीं है। इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स, अगर मान लो ऐसा हो भी जाता है, मान लो अगर हमने डिसीजन ले भी लिया तो हम क्या करेंगे? हम पहली चीज क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव को मान लो दो आधारों पे हम चुनते हैं। किसमें? एज, ठीक है, एज मतलब उम्र के आधार पर, दूसरा एक्सपीरियंस के आधार पर। पहला हम एज के आधार पर चुनते हैं, दूसरा एक्सपीरियंस के आधार पर चुनते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो, पहला सेक्शन हो गया। दूसरा मान लो एजुकेशन, मतलब वो शिक्षित हो, दूसरा और प्लस नॉलेज हो, एजुकेशन प्लस नॉलेज। अगर इन दोनों बेसिस पे इलेक्शन डज नॉट रिक्वायर, अगर मान लो ऐसा हो जाता है पॉसिबल डेमोक्रेसी में कि एज और एक्सपीरियंस पे और एजुकेशन और नॉलेज पे हम चुन लेते हैं, तो आप ये हमें बताइए कि क्या डेमोक्रेसी में आप जो है
इलेक्शन मतलब अपने डिस्प्यूट्स जो होंगे वो रिजॉल्व कर लेंगे, मैं एग्री हो गया कि ये, लेकिन दोनों में बेहतर कौन है इसको चुनना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और हम लोग साथ में बैठ के अपना इलेक्शन मतलब इलेक्शन प्रोसेस यानी जो चुनाव की प्रक्रिया होगी उसको कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यह संभव है तो ठीक है, यह लेकिन यहाँ पे इस इलेक्शन की जरूरत नहीं रह जाएगी। जब इलेक्शन की जरूरत नहीं होगी तो हमें जो है, क्या इसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या इसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं। तो ठीक है, फिर देखते हैं आगे। दूसरा पॉइंट क्या है? पीपल, हमें जो एक तरह से दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव। और एक चीज और है, जैसे मान लो इन सब चीजों पर जो प्रतिनिधि होंगे, एज और एक्सपीरियंस के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, क्या हम उसे जो है लाइक करेंगे? जो जनता है क्या वो पसंद करेगी? नहीं पसंद कर सकती, दोनों हो सकता है। और दिस रिक्वायर मैकेनिज्म, ये क्या है? एक रिक्वायर मैकेनिज्म है, एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? एक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए हम अपने इलेक्टेड जो प्रतिनिधि होंगे उनको चुनेंगे। क्या वह हमारे लिए काम करेंगे? हमारे लिए सही होंगे? हम उनको सही तरीके से व्यवहार में ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे? ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। पीपल को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होना चाहिए, पीपल को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होना चाहिए। और हमें रेगुलर इंटरवल्स पे क्या चाहिए? रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज चाहिए, चेंज देम। ऐसा हमारे पास राइट होना चाहिए कि हम उनको जो है रेगुलर मतलब कुछ समय बाद का मतलब 4 साल 5 साल बाद हम वो उन्हें बदलने का मौका मिलना चाहिए, अगर वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जब इंटरवल होगा, फिर उसके बाद उन्हें हम चेंज कर सकें। दिस प्रोसेस पूरा क्या कहलाएगा? इलेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्शन, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि अब इलेक्शन की व्यवस्था क्या थी? इलेक्शन की व्यवस्था यही है कि पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो पसंद करते हैं अपने को, नहीं पसंद करते हैं। फिर उसके बाद रिक्वायर मैकेनिज्म, जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बनाने के लिए उसे क्या कहेंगे? चुनाव कहेंगे। क्या कहेंगे? चुनाव कहेंगे। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें और उनको रेगुलर इंटरवल पर चेंज कर सकें। ये सारा प्रोसेस जिसमें आएगा वो चुनाव में आएगा। अब एक चीजें निकल के आती हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके लिए हमें चुनाव की जरूरत क्यों है? हमारा टॉपिक ही है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। तो इलेक्शन की जरूरत कैसे पड़ी? हमें एज के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर चुनने का मौका मिल सकता है, हमें एजुकेशन नॉलेज के आधार पर चुनने को मौका मिल सकता है। फिर उसके बाद जो है, अगर हम लार्ज कम्युनिटी बड़े एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं तो हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ेगी। और सबके पास टाइम और नॉलेज भी नहीं होता है कि हम किस, मान लो नॉलेज की बात, जैसे मान लो अगर ये कोई भी शिक्षा से संबंधित अगर जो है आपका लॉ मेकिंग हो रही है, तो उसमें जो बिजनेसमैन है वो क्या समझाएगा? पहली चीज, अगर व्यापार की चीजें बन रही हैं तो उसमें साइंटिस्ट क्या समझाएगा? तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती। इसलिए जो है बड़ी कम्युनिटी में, बड़े देशों में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रखा है। इसीलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। बड़ी कम्युनिटी के लिए जरूरत है, हमें एज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, तभी जो है हम उसको डेमोक्रेसी कॉल कर पाएंगे। या हमें रेगुलर इंटरवल पर अपने जो लीडर्स होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनको बदलने का अधिकार होना चाहिए। और हम उनको पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को हमें देखना होगा। अब मान लो हमने इलेक्शन प्रोसेस कर लिया। इलेक्शन प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए कौन क्या करेगा? लॉ मेकिंग करेगा। क्या करेगा? लॉ मेकिंग करेगा। सबसे पहला काम उसका क्या होता है? लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाने का काम करेगा। कानून किस क्षेत्र से बनाएगा? कानून बनाएगा वो जो है पूरे भारत के लिए। अगर मान लो कोई देश दूसरा अमेरिका है, तो अमेरिका के लिए कानून बनाएगा। तो सबसे पहला काम उसका होता है लॉ मेकिंग का। दूसरा काम क्या है? गवर्नमेंट फॉर्म मेजर डिसीजंस। गवर्नमेंट फॉर्म और मेजर डिसीजन, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है गवर्नमेंट को काम करेगी। जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो क्या करेगी? गवर्नमेंट बनाएगी। फिर उसके बाद क्या करेगी? मेजर डिसीजन, जो देश को चलाने के लिए, नियमित चुनाव के लिए, एक तरह से जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे। किसके द्वारा? जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी। फिर उसके बाद जो है हम लॉ मेकिंग कर सकते हैं। चूज पार्टी, पॉलिसीज गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। अब हम जो इलेक्शन में चुनाव, जैसे मान लो हरियाणा का इलेक्शन का चुनाव हमने देवीलाल को जितवा दिया 1983
2007 में जितवा दिया हमने चुनाव। उनकी 4 साल तक गवर्नमेंट रही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट उनका था कि हम मजदूरों, हम स्मॉल बिजनेसमैन, हम पीजेंट्स, फार्मर्स की समस्याओं को तुरंत रिजॉल्व करेंगे। जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, जितने भी उनके लोन्स होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ये गवर्नमेंट का काम है। उन्होंने लॉ मेकिंग के तहत और अपनी गवर्नमेंट बनाई, लॉ मेकिंग किया, फिर उसके बाद मेजर डिसीजन लेते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसी, पार्टी की जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है वो गाइड करेगी किसमें, गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग में, गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग में वो गाइड करेगी। इस तरह से पूरा का पूरा इलेक्शन क्यों है जरूरी और क्या क्या उसके इलेक्शन के बाद क्या होगा, उन चीजों को हमने देखा। अब हम एक बार फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं आज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है, पहली चीज। और दुनिया में अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पॉपुलर ना होती तो 100+ देशों में वो कंटिन्यू रन नहीं कर रही होती, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर नॉन डेमोक्रेसी है तो कि इलेक्शन वहां पर रेगुलर होते हैं, ठीक है। अगर रेगुलर इलेक्शन होते हैं तो क्या हम उसे डेमोक्रेसी कहेंगे, अब ये सोचने वाली बात है, ठीक है। और डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, ऑल पीपल सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, ठीक है। अगर पीपल्स क्या करें, एक साथ बैठ जाएं और एक साथ बैठें और सारे डिसीजंस अपने लें वो खुद, और क्या यह जो है पॉसिबल है, वो भी बड़ी कम्युनिटी में, बड़े देशों में, और उसके क्या सबके पास टाइम और नॉलेज है, तो इस वजह से भी हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेनिफिशियल है। अब अगर मान लो हमने टाइम भी है, नॉलेज भी है, ठीक, हमने मान लिया, अब हम वरीयता किसको देंगे रिप्रेजेंटेटिव में, एज को वरीयता देंगे या एक्सपीरियंस को देंगे। मान लो एज एक्सपीरियंस दोनों है, मान लो एजुकेशन और नॉलेज में किसको वरीयता देंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कि हम किसको चूज करें, ठीक है। अब इलेक्शन डज नॉट रिक्वायर, अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए कि वहां पे लोग एक साथ बैठ करके सिट टुगेदर करके अपने लिए कानून बना सके, तो हमारे लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्या हम उसे डेमोक्रेसी कहेंगे फिर, क्या हम उसे डेमोक्रेसी कहेंगे फिर, नहीं। तो हमारे लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म किसके लिए है, पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। हो सकता है कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ऐसा करें कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए अच्छा हो सकता है हमारे लिए खराब भी हो सकता है, हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग अच्छी नहीं कर सकता हो। इस वजह से भी हम जो है दो चीजें कर सकते हैं, पीपल सिट टुगेदर और लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। हो सकता है हम चुने उसे तो अच्छा निकले या खराब निकले। और रिक्वायर मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म ये व्यवस्था है, उसके लिए क्या जरूरत है, पीपल कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करने की क्षमता जनता में होनी चाहिए। ये बातें जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद पीपल रेगुलर इंटरवल्स कुछ अंतराल पे सरकारों को चेंज करने का मौका हमें मिलना चाहिए। इस तरह से ये व्यवस्था थी। अब अगर मान लो कोई पॉलिटिक्स पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म था वो चुनाव था, क्या कहते हैं उसे, चुनावी प्रक्रिया, ठीक है। अब वो अगर पार्टी फॉर्म करेगी तो क्या करेगी, हमारे लिए कानून का निर्माण करेगी, सरकार बनाने का काम करेगी, हमारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, और जो पार्टी हम चुनेंगे उसकी जो पॉलिसीज होगी, जैसे मान लो हमने मोदी जी की गवर्नमेंट को चुना, ठीक है, 2014 में, तो उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में था कि हम आर्टिकल 370 फिनिश करेंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। जब इन चीजों को था तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और अभी कॉमन सिविल कोड की बात नहीं की जा रही, लेकिन जो भी उनके मैनिफेस्टो में था उन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। तो और लॉ मेकिंग, और उसी तरह से हमारे लिए कानूनों का निर्माण भी कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं क्या हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हमें दिखाती हैं कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों है। आई थिंक हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। इसको 3 मार्क्स में करना है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करती है पॉलिटिक्स आफ्टर गवर्नमेंट, और चुनाव को मैकेनिज्म, ये वाले पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या जो है चुनाव व्यवस्था होनी चाहिए, क्या क्यों होनी चाहिए, क्यों जरूरत है चुनाव की, उसको थोड़ा आप टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे, फिर उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई क्वेरी होगी तो हम गूगल मीट पे लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।